घंटे बाद, जी हां, बस अब से 15 घंटे बाद ही ईवीएम का पिटारा खुलने वाला है। पहला रुझान आने वाला है। 5 राज्यों का जनादेश आने वाला है। जनता ने किसे बंगाल की सत्ता सौंपी? केरलम में पब्लिक की पहली पसंद कौन बना? असम में क्या हेमंता की सरकार बरकरार रहेगी? तमिलनाडु में क्या स्टालिन का जलवा चलता रहेगा या विजय का फैक्टर का बोलबाला होगा? पुदुचेरी में क्या एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो रही है? इन सवालों का जवाब तो कल मिलेगा जब ईवीएम खोलेगी। वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग जब शुरू होगी। तमाम नेताओं की, समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। रिजल्ट क्या होगा? बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा लोगों में बेचैनी है, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी बंगाल को लेकर देखी जा रही है। ममता बनर्जी लगातार स्ट्रांग रूम के चक्कर काट रही हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं से हर एक काउंटिंग सेंटर पर निगरानी की अपील कर रही हैं और पूरे देश की नजर भी बंगाल पर ही टिकी हुई है। एग्जिट पोल का आकलन ममता बनर्जी के खिलाफ है और बीजेपी को मैजिक नंबर दे रहा है और मैजिक नंबर से भी ज्यादा बंपर नंबर दे रहा है। तो आखिर बंगाल में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे बीजेपी ये मैजिक नंबर वाकई में हासिल कर पाएगी? एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बीजेपी की वो कौन सी रणनीति थी, वो कौन सा काम था जिससे ये मैजिक नंबर अचीवेबल दिख रहा है? तो कुछ घंटे बचे हैं, रुझान आ चुके हैं, आखिरी अनुमान का वक्त है। अनुमान का फाइनल आंकड़ा क्या है, इसी पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सीधा दक्षिण भारत से पहुंच रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर टी राघवन, जो बताएंगे केरलम और तमिलनाडु का हाल। तुषार गुप्ता लगातार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सज्जन कुमार इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, अब तक आपने भी ज्वाइन किया, 1 घंटे पहले तक हम उन सीटों की बात कर रहे थे जहां 53 में से बीजेपी को कम से कम, जिसे कहते हैं ना, 50% स्कोर करना है अगर वो नहीं चाहती है कि उसकी गाड़ी 120-130 पर आके अटक जाए, क्योंकि हर कोई मान रहा है कि 120 तक तो पहुंच ही जाओगे। मैजिक फिगर लाना है तो इन 53 में क्रैक करना होगा। तो उन 53 सीट्स को बीजेपी ने क्रैक करने के लिए क्या रणनीति तैयार की, किस तरह से काम किया, थोड़ा उस पर बताएं हमें। जैसे उसमें से ज़्यादातर सीटें मुझे लगता है कि आप दूसरे फेज़ की बात कर रही हो, ठीक है? तो दूसरा फेज़ ही बीजेपी के लिए चैलेंजिंग था। उस दूसरे फेज़ में भी कोलकाता प्रेसिडेंसी जिसे कहें, और उसके अंतर्गत अगर आप उन सीटों को सिर्फ देखें तो 29 के आसपास वो सीटें हैं। वो एक बड़ा चैलेंज है। जैसे कोलकाता और हावड़ा, इन जिलों में पिछले बार विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें तो उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन इस बार जब आपको कल नतीजे देखने को मिलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की नजर आएगी कि ऑलमोस्ट टीएमसी और बीजेपी नेक टू नेक है, या हो सकता है कि 1 या 2 सीट का ही फर्क हो, 3 सीट का ही फर्क हो, इससे ज़्यादा का नहीं। और वो फर्क किसी के पक्ष में भी हो सकता है। उन 29 सीटों की अगर आप बात करें तो उसमें 16, 17, 18 तक भी बीजेपी जा सकती है, अन्यथा आप देखेंगे मोटे तौर पे उसमें बराबरी का मुकाबला रहा। उसके पीछे वजह ये थी कि हर कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति सेट की थी। जैसे भवानीपुर को लेकर ही बात करें, शुरू में आपको ये समझ में आया होगा कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता, कहाँ उनको भवानीपुर में कोई टक्कर देगा, खासतौर पर तब जब ऑलरेडी शुभेंदु एक दूसरी सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर क्या किया कि जो उसका कोर वोटर हो सकता है, भले ही अभी नहीं है, लेकिन जो हो सकता है, जिसमें पोटेंशियल है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाई। जैसे उसमें 60 से 70 हज़ार मुस्लिम वोट है, उसको बीजेपी ने एक्सक्लूड किया। उसके बाद गुजराती मरवाड़ी लगभग 59 से 60 हज़ार वोट हैं। उन गुजराती मरवाड़ी वोटर्स के लिए आपको क्या क्या करना है, किस तरह से नेताओं को लगाना है, किन बूथ पे उनका प्रेजेंस है, उनको टारगेट किया गया। उनमें से एक एक घर को चिन्हित करके, एक तरफ आरएसएस काम कर रहा था अपनी टोलियों के मार्फत, दूसरी तरफ बीजेपी काम कर रही थी, स्टेट बीजेपी काम कर रही थी, और बाहर से जिन नेताओं को लगाया जा रहा था वो काम कर रहे थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि रवनीत बिट्टू, जो कि पंजाब से आने वाले नेता हैं, सरदार जी हैं, उनको भेजा गया बंगाल के चुनाव में। और बंगाल के चुनाव में उनको कहाँ फोकस करने को कहा गया? भवानीपुर फोकस करने को कहा गया। क्यों फोकस करने को कहा गया भवानीपुर? वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के वोटर्स हैं, जैसे बीजेपी को ये समझ में आया कि इतने वोटर्स यहाँ सिख कम्युनिटी के भी हैं, संख्या बड़ी नहीं है लेकिन जितनी है उनको चिन्हित करके, उनको टारगेट करके, और रवनीत बिट्टू को ये कहा गया कि आप गुरुद्वारा के मार्फत वहाँ पर जब जाते हैं तो लोगों से मिल रहे हैं तो बातचीत करें, वहाँ उन्हें समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा क्योंकि वो लगातार सरकार में हैं और सरकार के कामकाज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो वहाँ पर उनको बोला गया कि अलग अलग छोटी छोटी टीम बनाकर और उनके बीच बताएं कि नरेंद्र मोदी सरकार का मॉडल अगर राष्ट्रीय स्तर पर इतना अच्छा काम कर रहा है, कई राज्यों में इतना अच्छा काम कर रहा है, तो बंगाल में भी वो काम करेगा अगर आप लोग डबल इंजन की सरकार बना दें तो। दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी के एक सांसद, उनको बुलाया गया। वहाँ पर पता चला कि ब्रिज क्षेत्र के बहुत ज़्यादा वोटर हैं। संख्या के हिसाब से अगर आप बात करें तो कोलकाता में तकरीबन 20,000 के आसपास वो होगी। इनफैक्ट वहाँ पे एक बड़ी चाय की श्रृंखला है, उनके जो ऑनर है वो ब्रिज क्षेत्र से ही आते हैं। तो उस तरह के वोटर्स को उनका सम्मेलन बुलाया गया और वहाँ पर ये ब्रिज क्षेत्र के अगर सांसद हैं तो वहाँ पर जाकर बोलना। तो पर्सनल टच वाले जो इक्वेशन होते हैं ना, बीजेपी ने उसको बनाने की कोशिश की, खास तौर पर सेकेंड फेज में,
जिससे उसके 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 आंकड़े उसके पक्ष में आ सके। ठीक है, वही बात तुषार भी कर रहे थे। तुषार, यानी कि जो सीटें आपने 53 बताई हैं कि जो बीजेपी को हर हाल में क्रैक करना जरूरी है अगर उससे वो मैजिक फिगर पाना है, तो उसमें ज्यादातर सीटें सेकंड फेज वाली हैं जो अभी तक बीजेपी के लिए एक तरह से अभेद किला माना जाता है। और यहाँ पे देवेंद्र भी बता रहे हैं कि एक रणनीति पूरी ऐसी बनाई थी कि नंबर भले ही 2000 हो 5000 हो, लेकिन रीच आउट सबको करना है, उनका मन बदलने की कोशिश सबकी करनी है, क्योंकि मामला पूरा 3 से 4% के वोट स्विंग पे टिका हुआ है। देखिए, ऊपर से कई विश्लेषक ये कहते थे कि वेव इलेक्शन है, यहाँ तो भाजपा आराम से जीत जाएगी। ये गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। शायद भाजपा ने भी इस सबक को समझा है 2021-2024 के बाद। यहाँ अगर आप बूथ लेवल पर जाके एक माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं जीत सकते। टीएमसी ये 15 साल करती रही है, उनका एक मशीनरी था, क्या था कैसा था उस पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाजपा को ये इलेक्शन जीतना है। उनके लिए जरूरी है कि जो एक फोर्ट्रेसेस है सेकंड फेज में प्रेसिडेंसी रीजन में, उनको जीता जाए। अगर आप 2021 के रिजल्ट का मैप बनाएं, ये सेकंड फेज की सीटों का, ऑलमोस्ट सारी सीटें टीएमसी की हैं। भाजपा की वहां गिन के 4 या 5 सीटें, कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास। 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी कुछ सीटें इधर स्कैटर्ड है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। साउथ 24 में तो एकदम साफ है। तो वही चीज है कि अगर बूथ लेवल पे मैनेजमेंट की जाएगी तो संभव है। और यहाँ पर ये 50 सीटें, तभी मैं बार बार घूम फिर के जी पे आ जाता हूं कि आप नहीं चाहते कि कल जब 12 बजे है टीएमसी का आंकड़ा कहीं 150-160 हो, भाजपा का आंकड़ा कहीं 125-135 पर, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर वहां से कम बैक करना लगभग असंभव होगा। ठीक है अजीत जी, आप तुषार जी की बात से थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जब सब लोग कह रहे थे कि वेव वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है, जनता उठ खड़ी हुई है, आप बार बार बड़ा अप्रीहेंशन रख रहे थे कि ये इतना वेव वाला चुनाव नहीं है। अब तुषार भी वही बात कर रहे हैं कि भाई ये बाकी स्टेट जैसा नहीं है, यहाँ बीजेपी का एक लेगेसी संगठन या नेचुरल वोटर नहीं है, और इसीलिए बंगाल का अब फाइनल, अब भाई कल सुबह का इंतजार करना है। फाइनल असेसमेंट आपका कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, या अभी भी आप कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की है? नहीं, देखिए, हम लोग जो जिस दिन बात कर रहे थे एग्जिट पोल पर, उस दिन तो हम लोग सिर्फ आंकड़ों पर बात कर रहे थे, क्योंकि वही टॉकिंग पॉइंट था, वही रेफरेंस पॉइंट था हम लोग के सामने। उसके पहले और दूसरी चीजों पर हम लोगों ने बात की थी, फेज वाइज बात की थी, रीजन वाइज बात की थी, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने बात की थी। उस दिन जो आंकड़े आए थे उस टॉकिंग पॉइंट पर, उस रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, और आंकड़े इतने क्लोज थे कि कोई वेब इलेक्शन उसको नहीं कर सकता था। जो आंकड़े हम लोग के सामने थे, मैट्राइज के आंकड़े थे 41.8 और 42.5, मतलब 1.7% वोट का अंतर बताया गया था उस आंकड़े में। और ये भी था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में 4% ज्यादा है, और ओवरऑल वोट परसेंटेज में महिलाओं का वोट 1.5% ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। तो वेब इलेक्शन तो किसी तरह से नहीं था। उस आंकड़े पर भी बात करें, उस रेफरेंस पॉइंट से बात करें हम लोग, और वैसे भी हर व्यक्ति जिससे हम लोगों ने बात की और जब हमने बात की लोगों से वहां, वो अंडर करेंट की बात तो लोग कह रहे थे, लेकिन एक ओवर द ग्राउंड कोई ऐसा माहौल दिख रहा है, वो माहौल की बात नहीं थी वहां। हाँ, पहले राउंड के बाद हम लोगों ने देखा था, देवेंद्र जी वहां थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम इन्होंने कहना शुरू किया, और फर्स्ट फेज से इनको जो फीडबैक मिली कि वहां से लीड मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और तब लड़ाई में आने की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आ गई है फर्स्ट फेज के बाद। अन्यथा सेकेंड फेज में तो जो अभी बात कर रही थी आप आज की 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसमें से भी 9 सीट सिर्फ एक जिले की है, नादिया की, बाकी तो है ही नहीं। साउथ 24 परगना में कोई सीट नहीं है, कोलकाता में कोई सीट नहीं है, हावड़ा में कोई सीट नहीं है, हुगली और पूर्वा वर्तमान आप जोड़ लीजिएगा तो 18 सीटें पूरी होती हैं। तो वहां गेन करना था, वहां बड़ी नजदीकी लड़ाई थी, पहले मतलब नजदीक लड़ाई ले आनी थी, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा था वहां। तो ये एक मुश्किल टास्क था, जिसको अभी हम सुन रहे थे, देवेंद्र जी ने बताया कितना बारीक मैनेज किया वहां। लेकिन समस्या ये है, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि बीजेपी वहां टारगेट ही 70% वोट को कर रही है, 30% वोट तो टारगेट कर ही नहीं रही है। तो ये 30-70% में से आपको ले आना है जीतने लायक वोट, और ममता बनर्जी 100% को टारगेट कर रहे हैं। इस बात को इस बात को समझने की जरूरत है, और इसको कैसे समझेंगे हम, इसका आप सिंपल एक एग्जांपल देखिए। ये जो फाल्ता सीट का चुनाव कैंसिल हुआ है, फाल्ता का चुनाव क्यों कैंसिल हुआ है? वहां तो टोटल 30 सीट या 25 सीट पर कुछ गड़बड़ी, 25 बूथ पर गड़बड़ी की बात हो रही थी, और 2-1 बूथ की सूचना हम लोग को मिली थी जिस दिन हम लोग वहां थे वोटिंग के समय, कि टेप चिपकाया गया है या इत्र लगा दिया गया।
आप यकीन मानिए कि 285 में से 280 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था फालतू। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक सिर्फ फालता की बात है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर 53 बूथ ऐसे हैं जिस पर बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं है। नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और एमएलए हैं, नेता प्रतिपक्ष, वहां की 82 बूथ वहां ऐसे हैं जहां बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूजन है, जो अभी कह रहे थे देवेंद्र जी की एक्सक्लूड किया ऐसे वोट को जो नहीं आएगा, तो उस हिसाब से बूथ भी इसमें एक्सक्लूड हो गए। जहां मुस्लिम बहुलता है, जिन इलाकों में जैसे नंदीग्राम एक की बात होती है या भवानीपुर का कोई इलाका जहां मुस्लिम आबादी 50% है या 40% है, 60% है, वहां बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं बैठता है तमाम सिक्योरिटी के बावजूद। तो ये जो एक्सक्लूजन है उसमें जो वोट का परसेंटेज डिफरेंट जो डिफरेंस क्रिएट होगा उससे उसको बीजेपी कैसे दूर करेगी। 70% वोट जिनको टारगेट करके 70% बूथ जिनको टारगेट करके बीजेपी लड़ रही थी, ये एक चैलेंज है। इसी वजह से हमको 70 में से 70 नंबर लाना ज्यादा मुश्किल है। 100 को टारगेट करके आप अगर उसमें से हमेशा 100 को टारगेट करके 45-46 वोट ले आना, अब आप अपना फाइनल नंबर तो दे दीजिए या कल का इंतजार करवाएं। और हम ऐड करते पिनाज उसमें एक लाइन सिर्फ हम ऐड करते हैं। एक जो ये कहा जा रहा था कि फियर फैक्टर खत्म हो गया है और लोग एकदम खुल करके निकल के जाके वोट डाल रहे हैं, वो अभी भी हमारी पिछले 3-4 दिन की बातचीत का लबोलुआब ये है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में वो फियर फैक्टर काम करता रहा है। और ये जो अभिषेक बनर्जी की ये तो धमकी है कि हम इस बार निकाल लेंगे और हम कोई दया नहीं करेंगे, ममता बनर्जी तो बहुत दयालु थी, वो फियर फैक्टर इस बार काम किया है फिर से ग्रामीण इलाकों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल। फालता को लेकर जिस तरह से उन्होंने सीधी सीधी चुनौती दे दी है कि भाई अगर आप हार रहे हैं उसके बाद भी आपके ये तेवर हैं, ये हिकड़ी है, तो जरा सोचकर देखिए कि भय कितना दूर कर पाए होंगे। अभी आपको अजीत जी कोई फाइनल फिगर देना चाहेंगे, क्योंकि आज हम फाइनल राउंड अप के लिए बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है, अब जो भी है जिसका भी गेसिंग गेम है फाइनल कर लें, आज लॉक कर लें, कल तो असलियत की बात होगी। देखिए इसमें जो फाइनल फिगर तो हम लोग अभी कोई कितने सेफोलॉजिस्ट लोगों ने एग्जिट पोल करके और फाइनल फिगर नहीं दी। हाँ। जब हम वहां ग्राउंड पर कर रहे थे और वो फाइनल फिगर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिगर हम लोग नहीं देंगे, लेकिन एक निश्चित रूप से हमको अभी लग रहा है कि ममता बनर्जी को अभी भी एडवांटेज है पश्चिम बंगाल के चुनाव। चलिए, एडवांटेज पश्चिम बंगाल के चुनाव ममता बनर्जी। हर्षवर्धन जी, अब फाइनल राउंड अप का समय आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पिछले हम 3 महीनों से सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से कैसे, संगठन, भय, दिस दैट। अब फाइनली आपने सब कुछ पिछले 3 महीनों में सुना भी, देखा भी, ग्राउंड रिपोर्ट भी, डेटा भी। फाइनल असेसमेंट क्या कहता है आपका पश्चिम बंगाल को लेकर? नहीं बिना, चूंकि ये ठीक बात है जो अजीत जी कह रहे हैं या जो सारे लोग कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट जो है वो सर्वे ही लेके भाग खड़े हुए, और हालांकि उनके ऊपर मुझे थोड़ा हंसी भी आती है, क्योंकि आदमी कोई अनुमान लगाता है तो उसमें सही गलत हो ही सकता है, इसको लेकर बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वही बात हुई, कोई रिपोर्टर कहे कि हमको रिपोर्ट नहीं मिल रही थी इसलिए हम रिपोर्टिंग करना बंद कर। रिपोर्टिंग करेगा ना भाई, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जिस तरह से लड़ा है, न भूतो न भविष्यति है। और मैं एक बात पहले दिन से कह रहा हूं, पहले चरण को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दूसरी थी, दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दूसरी थी। दूसरे चरण की ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। एक कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में यादव मतदाता अखिलेश यादव को छोड़ दे, एक सिर्फ मैं कल्पना की बात कर रहा हूं कि यादव मतदाता छोड़ दे और सिर्फ मुस्लिम मतदाता रह जाए अखिलेश यादव के साथ, संदर्भ के लिए बता रहा हूं, तो क्या स्थिति बनेगी। ये बंगाल के संदर्भ में इसलिए उस तरह से नहीं क्योंकि बंगाल में मुस्लिम मतदाता बहुत हैं, और जो ममता बनर्जी का कैडर जिसको आप कहते हैं वो कैडर नहीं है, वो सिंडिकेट है, क्लब है। हम बार बार थोड़ा दो चीजों का, भाजपा का संगठन काम करता है, वहां कम्युनिस्टों ने जो क्लब कल्चर चलाया है, गुंडा भी एक तरह का होगा, पुलिस भी एक तरह की होगी। एक ऑफिस से जाकर आपको अगर गिट्टी भी गिरानी है, ईंटा भी गिराना है, तो उसके लिए पर्ची आपको कटवा के लानी पड़ती, दोनों का फर्क है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह की मैपिंग इस बार अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने की है, बहुत मेहनत के साथ, और ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जो 2005 में केजे राव ने किया था बिहार में, वो काम करके दिखाया। हालांकि बिहार से भी टफ है, यूपी बिहार को लोग बेवजह ज्यादा बदनाम करते हैं। हर्षवर्धन जी, आपका स्टेटमेंट कोई पकड़ लेगा ज्ञानेश कुमार वाला, लोग बाग वैसे ही उनको काफी ब्लेम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसकी चिंता क्यों करना है। जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं वो चिंता नहीं करते, हम लोग भी थोड़ा सार्वजनिक जीवन में तो हो ही गए।
भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है, मेरे नंबर अभी भी वही है, 154 प्लस का आंकड़ा मुझे भारतीय जनता पार्टी छूती हुई दिखती है। ठीक है, 154, यानी कि ठीक है, जो 180 190 की बात है उसे छोड़ दीजिए, मैजिक फिगर तो आ रहा है। सज्जन जी, आप भी उन्हीं लोगों में से थे जो पिछली बार जितनी भी बातचीत हुई हो वो एडवांटेज दीदी को ही दे रहे थे। बीजेपी का गेन क्लियर कट बता रहे थे, लेकिन एडवांटेज दीदी को दे रहे थे। अभी आपकी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, बहुत ज्यादा डेटा भी एनालिसिस हुआ है, वोटर टर्नआउट भी आपने देखा है, तो कुछ चेंज या स्टिक टू बेसिक्स? नहीं, देखिए, ये एक बात अभी केवल कल आएगा परिणाम। अभी बात ये है कि क्या ये क्लोज इलेक्शन है, टीएमसी जीते या बीजेपी जीते, या जो बहुत लोग एक वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 180 90 200 के भी पार चली जाएगी। अब इसमें समस्या क्या है, देखिए, पोलस्टर, सेफोलॉजी, एग्जिट पोल, एक जमाने में जब CSDS का आता था तो 3-4 पेज पहले उसकी मेथोडोलॉजी समझाई जाती थी कि किस तरीके से हमने ये रिसर्च किया, हमारा सैंपल सिलेक्शन टेक्निक क्या था, हमारी लिमिटेशन क्या था, हमने वैल्यू एडजस्टमेंट क्या किया। अभी आप देखिए, जिसका भी आ रहा है, किसी भी जीता रहे, वो एक फिगर दे रहे हैं और बाकी पता ही नहीं चल रहा है कि उन्होंने किया कैसे। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर सेफोलॉजी नहीं है, मेथड तो दिखता ही नहीं है। एक्रॉस हर किसी की बात करें, इवन जिन लोगों ने इस बार नहीं किया है उनमें भी मेथड नहीं दिख रहा था। आप देखेंगे कि मतलब रीजन का नाम अजीब तरीके से देंगे, कोई कह देगा कि रार रीजन में, कोई कह देगा पश्चिमांचल में, कोई जंगल महल में। सवाल यह भी उठता है कि लगता है कि एडहॉक जो इधर उधर से टर्म उठाया और बना दिया। दूसरा ये क्या दिख रहा है कि बहुत सारा जो एग्जिट पोल है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपने असेंबली वाइज मुस्लिम डेमोग्राफी को लिया, जहां भी आपको 35% से कम मुस्लिम मेथोडोलॉजी हुई, अगर वो सीट आप बीजेपी को दे दे तो बीजेपी 190 200 जीतती दिख रही है। आपने उसमें से कुछ को 50-50 दिखाया तो ये क्लोज हो जा रही है। तो ये सब बातें बिना सेफोलॉजी के भी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये ग्राउंड पे कोई गया है वो दिख रहा है। अब सवाल यहां पे केवल ये है, जो हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, कि जो एक पहले चरण के बाद दूसरे चरण में एक कॉन्फिडेंस भी आया, क्योंकि हाई वोटिंग परसेंटेज, लोग खुल के निकले, सुरक्षा के इंतजाम थे, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट चाहे पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसको बिल्कुल जैम किया गया। अगर बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग है तो यहां सिस्टम जैमिंग की गई। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कुछ भी हुआ, चाहे अंदर खाने जो भी होता रहा, पब्लिक को कॉन्फिडेंस लास्ट 2 महीने में आया है। बहुत लोगों ने बताया कि 4 साल 9 महीने आप कहीं नहीं रहे हैं, और ये पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन बीजेपी से इसलिए है कि वो टीएमसी को हराना चाहते थे, लेकिन बीजेपी में उन्हें दम नहीं दिख रहा था। नवंबर दिसंबर तक ये हाल था, ग्राउंड पे प्रेजेंस था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत जगह पे जो ये बातें आई, जो अजीत जी बता रहे थे कि बीजेपी, अब बताइए 50 से ऊपर बूथ पे, ये बिल्कुल सही बात है कि भवानीपुर में बीजेपी का पोलिंग एजेंट ना हो तो आप सेंटिमेंट और सुरक्षा बलों के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मैं अपना पूरा एनर्जी और अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी स्ट्रेंथ उन सीटों पे लगाऊं ना जहां पर मुझे लगता है कि हाँ विनिंग की कोई चांस है, 20% 30%, जहां पता ही है कि विनिंग उस जगह होनी नहीं है, वहां से मेरे को वोट पड़ना ही नहीं है, वहां पे मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है देवेंद्र, क्योंकि बीजेपी ने कई सीटें तो छोड़ ही दी थी लड़ने। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने जो फाइट किया फिनाज, वो 215 सीटों पर ही फाइट किया है और 215 सीटों को टारगेट करके ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। उसके पीछे वजह जैसे समझें उसको, उसके पीछे गणित है, ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली ये कर लिया गया। बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीती, प्लस बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर 5% से कम वोटों से हारी, प्लस बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पे 10% से कम वोटों से हारी, ठीक है, इन 3 को टारगेट करके क्लब किया गया और वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे 5% से कम वोटों से बीजेपी जहां पर हारी है, तो 50+ सीटें हैं लगभग वैसी, तो आप समझ सकते हैं कि 5% से कम, तो एक तो SIR ने जो मैनिपुलेशन वाली वोटिंग पैटर्न रहा होगा उसको डैमेज किया। दूसरी चीज कि 5% को भी अगर मान लें तो उस 5% में से 2.5% अगर आपने अपने पक्ष में कन्वर्ट कर लिया, कुछ अपनी ताकत से, कुछ एंटी इनकम्बेंसी से, तो फिर आप विनिंग सिचुएशन में आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है 10% वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उस 10% में भी अगर आप देखें तो उस 10% में भी आपको 5% वोट ही अपने पक्ष में खींचना है बीजेपी के लिहाज से। तो पूरी ताकत उन सीटों को चिन्हित करके ही लगाई गई है, 215 सीटों को चिन्हित करके लगाई गई है। और जो 30% मुस्लिम है ना, वो ऐसा तो है नहीं ना कि बंगाल की हर विधानसभा सीट पे 30% मुस्लिम है। कई जगह 85%, 90%, 87%, 88%, 83% इस तरह का परसेंटेज है।
तो उस हिसाब से उन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पे बीजेपी ने अपना स्मार्ट कैलकुलेशन किया, और ये असम में भी है। एग्जैक्टली यही पैटर्न असम में। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोई एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी हर जगह इस काम को करती है। जम्मू कश्मीर में भी किया था उसने, पूरी ताकत अपनी जम्मू में लगाई, कश्मीर को छोड़ा। तो ये हर जगह बीजेपी का ये एक पैटर्न रहता है। उसी पैटर्न के साथ इसने बंगाल में भी किया है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये है कि पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिशियन हैं या जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि टीएमसी को एकदम से बढ़त है। दूसरी तरफ नेशनल मीडिया के जो पॉलिटिशियन हैं उनको, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो करते हैं, नेशनल मीडिया का नहीं कह, राष्ट्रीय स्तर पे जो करते हैं। तो क्या ये भय वाला फैक्टर पोलस्टर्स पे भी लागू होता है क्या? नहीं, भय वाला फैक्टर तो नहीं होगा। अब जैसे बंगाल में जो कर रहे हैं उनका ये तर्क है कि भाई दिल्ली से जो आते हैं एजेंसी वाले लोग, वो हिंदी भाषी लोगों को ही टारगेट करते हैं। वो बंगाली भाषी न उनकी बात समझते हैं, न वो बंगालियों की बात समझते हैं। तो अच्छा, ये पहले भी चुनाव में हो चुका है ऐसा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसीज हैं वो गलत साबित हुई हैं। तो वो एक बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से अगर आप बात कीजिए पिनास, तो एक चीज़ पे वो ज़रूर सहमत हैं टीएमसी के लोग भी, कि टीएमसी नीचे आ रही है, मतलब उसका ग्राफ डाउनवर्ड है। बस वही बात है ना बीजेपी का अपवर्ड है। गिरते अब वो भी कहाँ जाएगा, कहाँ तक गिरेंगे? ये एक जिसे कहते हैं कॉमन सेंस का एक सबके आता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाते ना, गिरते गिरते इतना गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उस हिसाब से वो मान रहे हैं कि नहीं 160 तक तो आ ही जाएगा, सरकार तो हमारी बनी जाएगी। लेकिन आपकी तो बात हुई होगी, चलिए पोलस्टर्स की जिससे बात हुई हो, बंगाली या हिंदी भाषी, लेकिन आपकी तो बात हुई होगी बीजेपी के तमाम टॉप सोर्सेज से। उन्होंने भी अपना एक इंटरनल असेसमेंट किया होगा। डैम श्योर है, डैम श्योर मतलब डैम श्योर कि उनको कहीं लड्डू नहीं, इस बार तो संदेश बटेंगे। हाँ, मतलब उनको झालमुरी और क्या था, लड्डू। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हाँ। इस बार कि अगर बीजेपी इस चुनाव में नहीं जीतती है तो करारा झटका लगेगा उसके सिस्टम को, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एकदम से कॉन्फिडेंट है कि इस चुनाव में हमें जो कुछ भी करना था हमने किया और हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। एक छोटी सी चीज़ को अगर छोड़ दें, एक बयान को छोड़ दें, तो पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अगर आप बात कर लें कि बीजेपी ने ये गलती की, यहाँ गलती की, इस काम को नहीं करना चाहिए था। छोटी से छोटी बारीकी जिन चीज़ों का वो ध्यान रख सकते थे उन्होंने रखा। अब डेमोग्राफी बीजेपी के हाथ में नहीं था, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बीजेपी डैम कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन जी भी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं 180 190 के सपने छोड़िए, आप 150 पार कर रहे हैं, इतना क्लियर है। यहाँ पे अश्विन सर आ रही हूँ आपके पास। अजीत जी कह रहे हैं अभी भी एडवांटेज ममता है। सज्जन जी एक लाइन के एडवांटेज, जो खामी थी, जो कमियां थी, वो डिस्कस हो गई पहले 3 महीने। एडवांटेज ममता, ठीक है। तो भाई 2-2 में बराबरी में मामला टिका हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है कहना कि देखिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए क्लोज इलेक्शन है। बस ये है कि ये जो मेहनत हुआ पिछले 2 महीने में, माहौल दिखा, ये 6-8 महीने पहले से अगर दिख रहा होता तो मैं बिल्कुल ये कहता कि कंफर्टेबल विक्ट्री बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि एंटी टीएमसी सेंटीमेंट जबरदस्त है ग्राउंड पे, इस पे कोई बात नहीं है। बीजेपी ने मेहनत देरी से की, ये थोड़ा सचिन की बात हजम नहीं होती, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उसको तो बेचारे को सब लोग कहते हैं ना कि एक लेबल लगा हुआ है कि इलेक्शन हो या ना हो, ये 2400 घंटा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। स्पीच भी वही वाली देते हैं। उसमें मेहनत कब हो रहा है, जानकारी कब हो रही है, एक बात ये ध्यान में रखे कि नहीं सज्जन जी, उसमें 2 चीजें होती है। एक तो ये कि वो बात जानकारी में कब आ रही है। विधानसभा में भी 50 बूथ पे, अब जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में जिन लोगों ने मेहनत की, वो पिछले 3 महीने से वहां पे नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर 2025 सितंबर से भूपेंद्र यादव वहां पे हैं तो बैठे थे, और सुनील बंसल तो 2.5-3 साल पहले से वहां से लगे हुए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अंतिम 3 महीने के लिए, अंतिम 3 महीने में चीजें इलेक्शन ऐसे ही लड़ी जाती हैं, 3 महीने दिखनी शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े नेता जब जाते हैं, फिर आप बात करते हैं, फिर पता करते हैं क्या हो रहा है। अन्यथा बीजेपी की तैयारी पिछले विधानसभा चुनाव के दिन के बाद से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, कोर्स करेक्शन तो शुरू कर ही दिया था। तो अभी 2-2 वाला मामला है। हालांकि देवेंद्र का जो आंकड़ा है वो बीजेपी का आंकड़ा है, तो वो तो अपने लिए डैम कॉन्फिडेंट बता रही है बीजेपी। तुषार, आप यहाँ पे टाई ब्रेकर बन जाइए, बताइए एडवांटेज बीजेपी या एडवांटेज टीएमसी? देखिए, बहुत लोग ममता बनर्जी को एडवांटेज इसलिए भी देते हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लोग मान के चलते हैं टीएमसी को है। वो कहते हैं कि देखिए माइनॉरिटी वोट है, कुछ सीटों पे हेड स्टार्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हेड स्टार्ट है, तो एक ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज लोगों के मन में टीएमसी के लिए नेचुरली आता है। मैं इस चीज को इस इलेक्शन में इतनी बड़ी एडवांटेज नहीं मानता। मेरा मानना है कि भाजपा ने काफी काम किया है, और जो मेरा कॉन्फिडेंस है भाजपा को लेकर वो इस चीज से आता है कि 2024 में जो 2021 का मोमेंटम था, 2016 से 19 से 21 तक, उस मोमेंटम को 2024 में आगे बढ़ाया है। और अब जैसे ग्राउंड पे एक सिचुएशन बनती जा रही है, ये पूरा इलेक्शन माइक्रो मैनेज हुआ है, बूथ से लेकर असेंबली तक
ये माइक्रो मैनेज हुआ। ये ऐसा इलेक्शन नहीं है कि बीजेपी एक रायते की तरफ फैल गई हो, बिल्कुल नहीं। ये एक केमिकल रिएक्शन की तरफ बहुत प्रिसाइज रहा है और ऐसे ही इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए था। तो मैं यहां कहूंगा दिस इज मैथमेटिकली बीजेपीज इलेक्शन टू लूज। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज कहूंगा कि अगर बीजेपी यहां से भी इलेक्शन हार जाती है तो बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत हैरानी की बात होगी। तो इसलिए मैं कहूंगा एडवांटेज बीजेपी। बट हाँ, मैं 180 190 के फिगर को कमिट नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि जैसे एक बच्चा होता है बोर्ड के पेपर में कहता है चलो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बीजेपी की रणनीति भी कुछ वैसी होगी कि पहले 148 पार करें, उसके बाद जो भी टॉसअप सीट्स हैं 160 170 हो जाए वो बोनस है। पर जरूरी फिगर जो ज्यादा एक सारा फोकस होगा वो 148 का होगा और वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक किया गया है। चल, तो 148 आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे तुषार को भी, देवेंद्र जो अपडेट दे रहे हैं बीजेपी के खेमे से उनको भी, हर्षवर्धन जी को भी। लेकिन सज्जन जी और अजीत जी अभी भी इस बात पे कायम है कि भाई एडवांटेज ममता है, लेकिन कांटे का ये मुकाबला है, ये 200 वाला 190 180 वाला मुकाबला तो कतई नजर नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे करके पश्चिम बंगाल की तो हमने बात कर ही ली है, अब जरा तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं। तो हम एग्जिट पोल का डेटा तमिलनाडु के लिए भी दिखाएंगे और अब सीधे सीधे दक्षिण भारत से पूरी रिपोर्ट इकट्ठी करके ग्राउंड की, नेताओं की, पोलस्टर्स की, क्योंकि वहां पे हमारे लिए एक भाषा का बैरियर रहता है, वो रिपोर्ट लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर टी राघवन इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं और राघवन मुस्कुरा रहे हैं, पूरा डेटा के साथ तैयार हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु में भाई बहुत ज्यादा हलचल थी विजय फैक्टर को लेकर टीवी के, तो वो फैक्टर किंग मेकर बन रहा है या डिसरप्टर बन रहा है? ग्राउंड जीरो से आप हमारे लिए क्या रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं? जरा हम नॉर्थ इंडियंस जो हैं, जो हिंदी भाषी हैं, जरा उनको समझाइए तमिलनाडु की पॉलिटिक्स। देखिए पिनास, 6-7 दशकों की राजनीति की अगर हम बात करें तो एक बहुत क्लियर कट वहाँ पर इलेक्शंस के रनडाउन में ही दिख जाता है कि कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है। 2016 में जब जयललिता ने रिपीट किया था तब भी हम वहाँ ग्राउंड पर देख पा रहे थे, लेकिन यकीन मानिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है सब कुछ और उसकी वजह जो है सिर्फ विजय है। ऐसा लगता है कि विजय अब तय करेंगे कि वहाँ पर किसकी विजय होनी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 80 जो अर्बन सीटें हैं, 154 रूरल सीटें हैं और 80 अर्बन सीटें, 80 अर्बन सीटों में कमाल का परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला। रूरल में क्या हुआ है इसका डाटा मैंने सैकड़ों लोगों से बात की तमिलनाडु में, जो लोकल पोलस्टर्स हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, जो यहाँ से जाकर जिन्होंने वहाँ पर सैंपल इकट्ठा किए, किसी के पास भी रूरल का वो डाटा जो है वो क्लियरली मिल नहीं पा रहा। तो वो 154 सीटें किस तरफ स्विंग कर रही हैं उसका अंदाज़ा अभी तक शायद किसी को नहीं है और वही कल नतीजों में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 80 सीटों में से कम 60 सीटों पर वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उन 60 सीटों में ज़्यादातर सीटें जो है वो पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लें तो वो डीएमके के पास थी। चेन्नई के आसपास के जो रीजन है वहां की बात कर लें, कोयम्बटूर की बात कर लें, तिरुचि की बात कर लें, सेलम एक ऐसा शहर है जहां पर 10 की 10 सीटें जो है वो एआईडीएमके ने जीती थी, लेकिन वहां पर भी एक बहुत बड़े लेवल का अर्बन पेनिट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। विजय, विसिल और टीवी के, हम इस बात को लगातार कह रहे हैं, ये तीन चीजें जो है, विजय एज एन एक्टर, विसिल उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह और टीवी के उनकी पार्टी, ये घर घर वहां पर पहुंच गई है। सोशल मीडिया ने भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत शानदार है। आप ताजुब करेंगे ये जानकर कि जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के, कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो 7-8 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा इन चुनाव प्रचार के दौरान जा नहीं पाए, लेकिन जिस तरह का रीच पार्टी का है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। डिसाइड जो फैक्टर है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉम्बिनेशन काम करता है, अलायंस काम करता है, जो पार्टी जितना बड़ा गठबंधन बनाती है उसको एडवांटेज की बात होती है। लेकिन इस बार लग रहा है कि ये सारे बैरियर टूटे हैं। वहाँ पर जो कास्ट फैक्टर है वो भी ज़्यादा काम नहीं आ रहा है। वहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो यंगस्टर्स और विमेन ड्रिवन है। वो देखना होगा कि विमेन वोट को वो कितना अपनी तरफ लेकर जाते हैं, उसी पर ये डिपेंड करेगा कि वो किंग बनते हैं या फिर किंग मेकर बनते हैं। यानी किंग और किंग मेकर ये तो पूरा का पूरा क्लियर है, डिसरप्टर नहीं बन रहे। पहले तो सिर्फ एक कहा जाता है कि भाई वो वोट काटेंगे, अब एआईडीएमके काटेंगे, डीएमके के काटेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कम से कम ये कह रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है वो सिर्फ हवा नहीं बना रहा है, सीटें भी निकाल के ला रहा है। कई तो 63 दे रहे हैं, एक्सेस माई इंडिया तो बिल्कुल उनकी सरकार बनवा दे रहा है, और कुछ जो है वो 4 से 10 दे रहे हैं। भाई वेरिएशन इतना एक्सट्रीम, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर है पिनास। हमको ये भी समझना होगा कि जब फर्स्ट टाइमर कोई पार्टी एंट्री करती है तो उस वक्त उसको गेज करना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं होता, और ये डिफिकल्टी वहाँ पर जर्नलिस्ट में भी देखी गई। जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम लोग जहाँ पर वो, चाहे वो पार्टी के नेता हैं, उनसे हम बात कर लें, कोई भी ये कह रहे हैं कि सबको ये लग रहा है कि विजय कुछ कर रहे हैं। जो लोग 6 महीना पहले ये कह रहे थे कि विजय एक फिल्म स्टार हैं, उनका स्टारडम है, अचानक वो सड़कों पर निकले, इसलिए लोग जो हैं उनको देखने के लिए उमड़ रहे हैं। भीड़ को इससे ज़्यादा और इसका आंकलन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस दिन हम वहाँ
वहां पर चेन्नई में पोलिंग के दिन थे, हमने बूथ पर देखा कि लोग वोकली चेन्नई में तो बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बता रहे थे कि हमने विसिल को वोट किया। तो ये जो पहला एक बना था कि सिर्फ माहौल है, स्टारडम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो पोलिंग के दौरान, पोलिंग के दिन वो दिखा। बात ये हो रही थी कि उनका स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है, बूथ पर लोगों को कैसे लेकर आएंगे। वॉलंटियर हमने देखे जो विजय के लिए, विजय की पार्टी के लिए लोगों को लेकर आ रहे थे, बूथ तक पहुंचा रहे थे। ये सिर्फ अर्बन एरियाज में हुआ है कि रूरल एरियाज में भी हुआ है, ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर देखिए जो डिस्ट्रप्टर की बात जहां कर रहे हैं, ये बहुत हद तक सही लग रहा है कि दोनों ही पार्टी इससे डिस्टर्ब हो रही है, चाहे वो डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो। लगता है कि एक तरह से वर्टिकल स्प्लिट जो है दोनों ही पार्टी में विजय करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह के फीडबैक हमें वहां से उनके नेताओं से भी मिल रहा है। लेकिन किसको ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, अगर हम अर्थमेटिकली बात करें तो अर्बन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लगता है कि डीएमके ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन एआईडीएमके के बारे में हमें यह बताना होगा कि उनका संगठन जो है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, नेता की कमी है, जो एक इमेज जिसको हमेशा वहां पर एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है किसी भी चुनाव के जीतने हारने के लिए, वो एक इमेज जो है वो एडप्पाडी पळनिस्वामी उतने मजबूत तरीके से उसको रख नहीं पाए हैं। जयललिता के बाद एक बड़ा वैक्यूम वहां पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में विजय जो है उस जगह को फिल करते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। हर्षवर्धन जी, विजय एक ऐसा फिनोमेना जिसको लेकर सबने, जिसे कहते हैं ना, कांग्रेस हो, एआईडीएमके हो, सबने उन्हें अपनी तरफ रिझाने की पूरी कोशिश की, बड़े बड़े प्रलोभन उनको दिए गए, पर उन्होंने कहा मैं तो एकला चलूंगा। तो एकला चलो की नीति लग रहा है उनको किंग मेकर बना ही देगी, कम से कम एग्जिट पोल तो ऐसा ही कह रहे हैं। और एक्सिस में इंडिया तो किंग भी बना सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि जब वहां से आकर और राघवन नहीं बता पा रहे हैं तो हम दिल्ली से बैठकर तमिलनाडु को कितना देखेंगे। और मेरी अपनी समझ तमिलनाडु को लेकर बड़ी कंफ्यूजन वाली रहती है, क्योंकि वो एंटी हिंदू, एंटी हिंदी, एंटी ब्राह्मण, एंटी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स का रहा। लेकिन मेरा एक जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते एक मेरी थियरी है, और मैं विजय को नहीं जानता हूं कि वो कितना वहां कर रहे हैं। मेरी ये थियरी है कि कोई भी एक तरह की राजनीति वो कितने दशक तक चलेगी। जो 67 के बाद से वहां एक द्रविडियन पॉलिटिक्स शुरू हुई, वो पॉलिटिक्स उसका उतार का समय है। अब मुझे ये लग रहा था कि शायद एडीएमके स्ट्रांग होगी तो जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती वो भी कहीं दिखेगी, वो शायद नहीं दिख रही। हालांकि कुछ पोलस्टर एडीएमके और बीजेपी गठजोड़ को भी सीटें दे रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं कि मैं खुद कंफ्यूजन में बहुत हूं, इसलिए वहां पर टिप्पणी मैं बहुत नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं बंगाल पर करना चाह रहा हूं, क्योंकि सज्जन जी ने 3 बार इस शो में कहा, और मुझे भी कई बार ये लगता था 21 के बाद, क्योंकि बहुत फोन आते थे, हम लोग टीवी पर दिखते हैं तो बहुत लोग फोन करते हैं कि अरे भाजपा ने अपने लोगों को छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक भी वर्कर को छोड़ा नहीं। और जो सज्जन जी कह रहे थे कि 3 महीने का चुनाव है, ये 3 महीने का चुनाव नहीं है। 2021 में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को भागकर धुबरी जाना पड़ा था, भाजपा हिंसा को अवॉइड कर रही थी। ये उसकी मतलब जिसको ये जानना इसलिए जरूरी क्योंकि ये टीवी पर खूब चर्चा होती है। बीजेपी किसी भी कीमत पर वायलेंस की तरफ नहीं जाना देना चाह रही थी, क्योंकि जैसे ही वायलेंस ज्यादा होगा उसके वर्कर को नुकसान होगा, उसका वर्कर मोरली डाउन होगा, और इसीलिए बहुत रणनीति के तौर पर। और एक बात और समझिए, चुनाव आयोग कितना भी स्ट्रांग हो जाए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कितनी भी लग जाएं, अगर दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति होगी तो हिंसा बढ़ेगी। ये पूरा चुनाव वायलेंस फ्री हुआ है। बीजेपी की बड़ी रणनीति का एक ये हिस्सा था। बीजेपी ने ये चुनाव कोई 2-3 महीने में नहीं लड़ा है, पूरे 5 साल से ये चुनाव लड़ रही है, और रणनीति में समय समय पर अपने बदलाव भी किया। उसी में एक बड़ा बदलाव था, लो प्रोफाइल रहना है। इस बार जितने प्रोफेशनल्स को टिकट दिया है वो भी जरा ध्यान देना चाहिए। प्रयास ये था कि कहीं भी बेवजह के झगड़े की तरफ बीजेपी नहीं हो, और अगर वो झगड़ा हो रहा है तो इधर से झगड़ा नहीं होगा, इधर सिर्फ बूथ पर बैठे। वरना भला सोचिए, मैं इतनी देर में कई बार मैंने सुना कि इतने बूथ पर नहीं थे। अरे भाई, ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु का वो जो रिप्रेजेंटेटिव वो बैठा हुआ है, और जितने बूथ पर देखिए आप नए नए लड़के लड़कियां, उनकी पूरी टीम है, हर स्ट्रांग रूम के बाहर मॉनिटर करते हुए बैठे हुए। तो इसको जरा आप समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, चमत्कार ही ममता बनर्जी को बचा सकता है। चमत्कार हो जाए तो कोई बात नहीं, चलिए चमत्कार ही बचा सकता है। लेकिन यहां पर ठीक है, बीजेपी जिस तरह से पिछली बार हवा ज्यादा बना रही थी, इस बार बीजेपी ने कहा कि हवा कम बनाते हैं, उसे लास्ट के 2-3 महीनों के लिए रखते हैं। इस बार साइलेंटली काम करती रही और बड़े सब्र के साथ काम करती रही, और वहां के लोकल लीडर्स के साथ काम करती रही। ये भी उसका एक कोर्स करेक्शन था। एक बार फिर से तमिलनाडु पर आते हैं। देवेंद्र, जिस तरह से टीवी के ने कहीं ना कहीं एआईडीएमके एनडीए के जो चांसेस हो सकते थे
कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्म करने के एडवांटेज डीएमके सब लोग कहते हुए चल रहे थे, लेकिन जो चांसेस हो सकते थे वो गठबंधन नहीं हुआ, टाइप नहीं हुआ, तो चांसेस और डिमीन हो गए। निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से ये कोशिश थी, और अगर गठबंधन हो गया होता तो शायद बीजेपी वाले या एनडीए गठबंधन के लिए ऐसा अगर बात करें तो वो ज़्यादा उत्साहित नजर आते, क्योंकि विजय के सामने स्थिति है कि अपनी पॉपुलैरिटी में वो पॉलिटिक्स में उतरे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने ढलान पे उतरे हैं। दूसरी चीज़ की यूथ और महिला इन दोनों वोटर्स का वोट कटना, हालांकि एक चीज़ आपको फिलहाल बड़ी दिलचस्प नजर आएगी कि डीएमके और एआईएडीएमके, मतलब एनडीए से बात करें या डीएमके वालों से बात करें, आपको दोनों एक दूसरे का ये कहते हैं कि विजय उनका वोट काट रहे हैं, हमारा नहीं। मतलब ये तो मान रहे हैं कि आप विजय वोट काट रहे हैं और अच्छी संख्या में काट रहे हैं, और उनमें से किसी को ये नहीं पता कि वो किसका कितना ज़्यादा काट रहे हैं। फिर उसमें शहरी और ग्रामीण का भी एक नैरेटिव लेके आया जाता है। तो इस तरह का आप कह सकते हैं कि रॉकेट साइंस पॉलिटिक्स के जो रॉकेट साइंस है, नहीं इलेक्शन पॉलिटिक्स के जो रॉकेट साइंस, उस तौर पर तमिलनाडु में विजय नजर आ रहे हैं, जो न जाने कितना डैमेज करेंगे। ये भी हो सकता है कि 25% आप वोट लेके आ जाएं, लेकिन क्योंकि आप अक्रॉस स्टेट लड़ रहे हैं तो एक सीट पे जीतने के लिए जितनी संख्या होनी चाहिए वो बहुत सीटों पे ना आ पाए। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर वोट बहुत ज़्यादा काट रहे हो तो इतना लोग कि उब गए हों वहाँ की पॉलिटिक्स से, पहले की पॉलिटिक्स से, तो एक नए फ्रेश शेयर के तौर पे इनको सपोर्ट कर दें। तो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में भी जितने लोगों से बात कीजिए जो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स से संबंधित हैं नेता, उनमें से कोई ये श्योर नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि एनडीए उसमें पीछे रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जब राघवन पूरा इतना वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों से मुखातिब होते हैं, राघवन के बारे में पिनाजी एक चीज़ है कि इनकी हिंदी सुन के बहुत सारे दर्शकों को ये भ्रम हो रहा होगा, लेकिन ये तमिल ही हैं, शुद्ध तमिल हैं, 100% तमिल हैं। जी जी। और उसी मातरम को मैं दिल्ली तक पहुंचना है, जैसा देवेंद्र बता रहे थे पिनाज, एक बड़ा ये जो वर्ड है वहां पर सुनाई दिया, मातरम। मातरम का मतलब होता है बदलाव। अच्छा। तो इस जैसा हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, लगता है कि एक समय अब आ गया है जब लोगों को ऐसा लगता है कि द्रविड़ दलों को हमने 6-7 दशक तक वहां पर मौका दे दिया, ये बदलाव यहां पर होना चाहिए। और शायद लगता है कि वो टाइमिंग आप देखिए विजय की, उस वक्त जब हमने रजनीकांत को देखा कि उन्होंने ऐन मौके पर वो वापस चले गए, कमल हसन को देखा वो आए कुछ नहीं कर पाए, कैप्टन विजयकांत थे, शरद कुमार थे, शिवाजी गणेशन थे, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा सितारों के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा हम शुरू से देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त उस वक्त की और इस वक्त की में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है कि उस वक्त जो दो स्टालवार्ट थे, चाहे वो करुणानिधि हो चाहे जयललिता हो, उस वक्त एक वैक्यूम वहां पर नजर नहीं आ रहा था। ये वैक्यूम जो है लगता है कि विजय की टाइमिंग जो है वो बहुत शानदार रही। वो दो बड़े नेताओं का वहां पर नहीं होना और उसके बाद में जिस तरह से जो नैरेटिव है, जो बदलाव की बात लोग कर रहे हैं, उस फ्रेम में वो कहीं ना कहीं फिट नजर होते आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि प्रचार जब नेता घर घर तक नहीं पहुंचता तो लोग वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं, ये कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है। लेकिन विजय के बारे में कह लें, जैसा हमने आपको बताया कि 7 डिस्ट्रिक्ट भी वो ढंग से चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई में बहुत हैरत में डालते हैं। लेकिन यही है कि क्या लोगों ने वोट द्रविड़ दलों को किया है और कहने के लिए पोलस्टर्स को कहा है कि हम टीवीके को वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर होता है तमिलनाडु में। तो ये देखना होगा, कुछ घंटों में ये पता चल जाएगा कि वाकई में विजय की पार्टी जो है वो क्या करने वाली है। नहीं, विजय ने कुछ और काम किया हो ना किया हो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया है। अभी तक तो लोग कह रहे थे भाई डीएमके को एडवांटेज है इस बार तमिलनाडु का जो इतिहास है कि भाई ऑल्टरनेट वाला वो बदलेगा, एडवांटेज यहाँ पे डीएमके को है। और यहाँ पर अभी फिलहाल टीवीके ने कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर दिया है कि कोई भी क्लैरिटी से पिक्चर नहीं दे पा रहा है। पोलस्टर्स में भी इतना एक्सट्रीम है, कोई 4 देता है तो कोई 63 तो कोई सरकार ही बना देता है। मतलब बीच में कहीं किसी की गाड़ी नहीं रुक रही है। कुल मिलाकर हंग असेंबली की अगर बात हो रही है तो एक बहुत दिलचस्प बात कह देता हूं, क्योंकि विजय ने इस बात की भी तैयारी कर ली। अभी उन्होंने परसों ही अपने सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मीटिंग ली और उनको कहा कि जीतने के तुरंत बाद आप जो है चेन्नई आ जाएं। बगल में एक रिसोर्ट है मींजूर करके जगह, रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रिसोर्ट उन्होंने बुक कर दिया है। उनका ये मानना है कि 100 लोगों की ठहरने की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं जीत रहे हैं तो कम से कम वो इतना तो कर रहे हैं कि बाकी कोई और पार्टी नहीं जीत पाए। तो एक तरह से हंग असेंबली की चर्चा जो है वो ज्यादा जोर पकड़ने लगी है तमिलनाडु। देवेंद्र, विजय से बातचीत भी शुरू हो गई होगी फिर तो वो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। अगर ऐसा नंबर हुआ कि विजय और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बना सकते हैं तो वो ऑफर इधर से ही आएगा। स्टालिन तो ये नहीं कहेंगे ना विजय को कि आप आइए मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपके नीचे रहते हैं। और वो स्टालिन के खिलाफ ही लड़ रहे हैं एक्चुअली, भाई है कि वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो संभावना इधर से ही रहेगी। और एक चीज़ होता है कि जैसे चुनाव में जाने से पहले आप गठबंधन नहीं करते हैं तो वहाँ पर प्रोस्पेक्ट ये रहता है कि क्योंकि हम सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं और अमुक दल से के साथ गठबंधन कर लें तो हमारा वो प्रोस्पेक्ट खराब हो सकता है वोट बैंक के लिहाज से। लेकिन जैसे एक बार जब नतीजे आ जाते हैं तो वो नैरेटिव, वो नज़रिया बदल जाता है। फिर तो आप सोचते हैं कि चलो अब सरकार बनाने की बात है तो, और उसमें भी अगर आप ड्राइविंग सीट पे आ रहे हो तो और ज़्यादा मौका मिलता है। तो बीजेपी वो कोशिश ज़रूर करेगी अगर वैसे नंबर आते हैं तो। ठीक है अजीत जी, प्रशांत किशोर को भी हमने देखा था बिहार में। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति अलग होती है, वहाँ पे अभिनेता आते हैं और उनको सराखों पे बिठा लिया जाता है, वो भी हमने वहाँ देखा है।
तो आपका जो असेसमेंट है, जितना आप समझ पाए, जितनी आपकी बातचीत हुई हो, क्या कहता है? ये इसमें दो तीन बातें हैं, तीन चार बातें हैं, बल्कि जल्दी जल्दी हम आपको बता दें। आपने प्रशांत किशोर की बात कही तो वो भी एक फैक्टर होने वाले थे तमिलनाडु में। वो विजय की पार्टी को चुनाव लड़ाने वाले थे, लेकिन फिर जब बिहार का चुनाव डिजास्टर हुआ उनकी अपनी पार्टी के लिए, तो फिर वो गए नहीं वहां। एक तरह से विजय ने भी उनको अबेंडन कर दिया, वो चुनाव लड़ाने नहीं गया। नहीं तो वो कह के आए थे टीवी के पार्टी के पहली वर्षगांठ पर, प्रशांत किशोर कह के आए थे कि अगले साल MS धोनी से ज्यादा पॉपुलर तमिलनाडु में मैं होऊंगा, क्योंकि मैं विजय को मुख्यमंत्री बनवाऊंगा। तो प्रशांत किशोर का एक फैक्टर था वहां जो न्यूट्रलाइज हो गया उनके बिहार के फियास्को के बाद से। एडवांटेज डीएमके, एडवांटेज एमके स्टालिन इस वजह से है, तीन चार उसके हम सिर्फ पॉइंट्स बता देते हैं, अभी इलैबोरेट करने का तो बहुत टाइम नहीं है। एक तो इनकम्बेंसी एडवांटेज एमके स्टालिन के साथ है, डीएमके के साथ है, वो सरकार में थे तो उनको इसका एडवांटेज आजकल हर जगह मिलता है। कोई इनकम्बेंसी चीजें देखते हैं हम लोग, उनको वेलफेयर डिलीवरी का मौका मिला, उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स अपनी डिलीवर की, गवर्नमेंट में होने का उनको लाभ मिला। ये दो फैक्टर हैं। एक तीसरा फैक्टर ये है वहां उनके फेवर में जो एग्रेसिव कैंपेन किया उन्होंने, और उसके साथ हम अभी ऐड कर दें ये कि एटलीस्ट यह चुनाव, कम से कम इस बार का चुनाव पूरी तरह से द्रविडियन इश्यूज पर हो रहा है। अभी द्रविड़ पॉलिटिक्स कहीं नहीं जा रही है, कम से कम इस इलेक्शन में, क्योंकि उसी का पिच बना है पिछले 5 साल में द्रविडियन पॉलिटिक्स का। एंटी सनातन, एंटी हिंदू, एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब को लेकर के जो एक पॉलिटिक्स हुई है, वो इस बात का इशारा है कि इस बार किसी भी समय से ज्यादा द्रविडियन पॉलिटिक्स तमिलनाडु में हो रही है। और ये उनके एग्रेसिव कैंपेन की वजह से है, जो एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन का एग्रेसिव कैंपेन है उसकी वजह से है। और यही कारण है कि आप देखिएगा, इस बात की बहुत संभावना है कि जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एमके स्टालिन के अलायंस में होकर के भी पिछली बार से नीचे जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 4 सीट जीती थी, इस बार पता नहीं 1 भी सीट या 2 भी सीट बीजेपी जीत पाएगी या नहीं, ये मुश्किल है तमिलनाडु, क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स अपने पीक पर है। उस लाइन पर जो डिवीजन है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और पलानीसामी की पार्टी अन्ना डीएमके के बीच चुनाव है, और उन्हीं के बीच मेजर वोट बटेंगे। जहां विजय फैक्टर की अगर बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन अपोजिशन की बात हम एक फैक्टर और ऐड करेंगे, विजय की बात, विजय की वजह से जो अपोजिशन है, एक समझिए कि आखिरी जो फिल्म स्टार थे, जो लोग सफल हुए, कामयाब हुए, वो पीढ़ी चली गई, वो सब लोग चले गए, उसके बाद कोई कामयाब नहीं हुआ है। और सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, समूचे दक्षिण भारत में कोई कामयाब नहीं हुआ। जो कामयाब हुए वो सब लोग चले गए, चाहे एमजी रामचंद्रन हो, जयललिता हो, करुणानिधि हो, एनटी रामाराव हो, जो भी हो सब चले गए, उसके बाद कोई कामयाब नहीं। बड़े स्टार आए, चिरंजीवी जब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आए थे तो ऐसा नहीं था कि वो ढलान पर थे, अपने पीक पर थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनको 15 सीटें आई उनकी प्रजा राज्यम पार्टी को। और जब विजयकांत आए, कैप्टन विजयकांत ने अपनी डीएमडीके पार्टी बनाई, तो 2011 का चुनाव वो अन्ना डीएमके के साथ अलायंस में लड़े, तब उनको 29 सीटें मिली जी। वो पीक था उनकी पार्टी का, उसके बाद ढलान हो गया उनकी पार्टी का। कमल हसन, रजनीकांत चले गए, सुरेश गोपी लड़ने आए, केरल में कुछ नहीं हुआ। तो पूरे साउथ में जो वो चमत्कारिक अभिनेता जो नेता बने थे, सब कोई कामयाब नहीं हुआ 1980-90 के बाद, हम समझ पाए। तो विजय की कामयाबी जो है वोट परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होगी। और वोट परसेंटेज कैसा होता है आप देखिए, जैसे ये देवेंद्र जी ने बहुत कायदे की बात कही कि आप अगर सभी 234 सीटों पर लड़ रहे हैं, आपको बहुत वोट आ जाए, तब भी हो सकता है कि आप कोई सीट ना जीते। ठीक है। आप एनटीके का जो सीमन की पार्टी है, एनटीके, उसकी मिसाल लीजिए, पिछली बार 7% वोट आया, लेकिन कोई सीट नहीं आई सीमन की पार्टी। ठीक है। तो वोट एक तो ये फैक्टर है, उसमें डिसरप्टर वाली भूमिका हो सकती है, हम उसको यानी किंग मेकर नहीं, वो रिजॉर्ट जो है वो खाली रह जाएगा अजीत जी के हिसाब से। वो हमको नहीं दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, तो वहां पे थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन वहां पे किंग मेकर वाला काम नहीं कर सकते। वोट काटने की जो बात है, वो अगर जैसे राघवन ने बताया कि शहरी, इसमें उन्होंने सेलम का नाम लिया और कोयम्बटूर का नाम लिया, अगर सेलम और कोयम्बटूर में विजय वोट काट रहे हैं तो वो सीधे सीधे अन्ना डीएमके का वोट है। कोयम्बटूर की 10 सीटें अन्ना डीएमके ने जीती है, सेलम की 11 में से 9 सीटें अन्ना डीएमके अलायंस ने जीती है पिछली बार। तो अगर कोयम्बटूर और सेलम में वोट काटेंगे, अन्ना डीएमके का वोट कटेगा, और पूरा चेन्नई, डेल्टा और साउथ में अगर नीचे आकर के मदुरई तक अगर वो वोट काटेंगे शहर में, तो वो अन्ना डीएमके का वोट होगा, अन्ना डीएमके का वोट होगा, माफ करिएगा। तो डीएमके का वोट ज्यादा काटेंगे, और अन्ना डीएमके का कुछ शहरी इलाकों में कोयम्बटूर और उसमें वोट काटेंगे, लेकिन चुनाव डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच में है, इससे ज्यादा अभी कोई उनके लिए हमको संभावना नहीं। चलिए, हवा बनाने का फैक्टर बड़ा है विजय, सुर्खियां बटोरने का है, इंस्टा रील्स तक सीमित है, लेकिन ये सोशल मीडिया से रियल ग्रास रूट पे नहीं आ रहे हैं। अब क्योंकि वक्त की कमी है, मैं सज्जन जी और तुषार से इस पर रिएक्शन नहीं ले पाई हूँ। केरल की हमें थोड़ी सी बात करनी है क्विकली। भाई, राहुल गांधी बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं शतक लगाने का, हालांकि वो नेगेटिव शतक है, तो केरल बचा ले जाएगा, अभी दूर ही रहेंगे उससे वो?
जी लगता है उसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है। एक्चुअली 10 साल से वहां पर एलडीएफ की गवर्नमेंट है और एक एंटी इनकम्बेंसी का अगर बात कर लें तो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। देखिए केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव जो है वो एमएलए के कामकाज पर लड़ा जाता है और यहाँ वो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स का वहां पर हिस्सा है। ऐसे में वहां पर एमएलए के खिलाफ इतनी बड़ी नाराजगी देखने को नहीं मिली 10 साल के बाद भी, इसीलिए जो चुनाव है बहुत कांटे का है। लेकिन एक जो बात लोगों से बात करते हुए समझ में आई है कि पिनराई विजयन का चेहरा जो है उसको लेकर लोग थोड़े से ऊब चुके हैं, फैटिक फैक्टर जिसे कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहते हैं लोग वहां पर कि एलडीएफ का चेहरा कोई और होता तो शायद तीसरी बार एक बड़ा रिकॉर्ड जो है केरला में बना लेती एलडीएफ, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि एडवांटेज कांग्रेस को है। और एक बड़ा फैक्टर जो है उसमें आईयूएमएल का भी है, जो मलाबार केरला में बहुत बड़े लेवल पर प्रभावी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहा है। वो एलडीएफ का फोटे माना जाता है, बेस्टियन है। वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ते हुए देखा गया। तो वो दोनों फैक्टर मिलाकर ऐसा लगता है एडवांटेज यूडीएफ है, लेकिन मुकाबला जो है वो सीट बाय सीट बहुत कांटे का रहने वाला है। बहुत क्लियर स्वीप नजर नहीं आ रहा है। केरल ने पिछली बार भी अपनी वो जो परिपाटी थी 1 by 1 वाली वो तोड़ ही दी थी, तो मतलब हैट्रिक को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं डिनायल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अगर हम उस को यार्ड स्टिक मान के चलें तो ऐसा लगता है कि इस बार यूडीएफ को 100 सीटों के साथ स्वीप करना था, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा। आप पूरी 140 सीटों पर सीट बाई सीट लड़ाई हो रही है। और जिस तरह से लोकल बॉडीज में बीजेपी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो बीजेपी भी यहाँ पर एक फैक्टर बनकर जरूर उभरी है। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं पीछे, उसमें लगता है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज बीजेपी को हुआ है, चाहे वो FCRA की बात हो, चाहे यहाँ पर में अटैक की बात हो नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पर थोड़ा सा लगता है कि बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन इस बार बीजेपी भी बहुत ताकत से चुनाव वहां पर लड़ रही है और कम से कम 10 सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर लो, तिरुवनंतपुरम है, त्रिशूर है, पालक्काड़ है, ये ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर बीजेपी इस बार लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर किसी भी तरह से दोनों पार्टी को बहुमत नहीं आएगा तो बीजेपी एक एडवांटेजेस पोजीशन में वहां पर पहुंच जाए। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज अच्छी होती है इलेक्शन की, तो हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर सोचता है और पूरा दिल खोल के सोचता है। तो सोच सब रहे हैं, दावे सबके हैं, जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके किस्मत बंद कर दी है। कल पिटारा खुलेगा और इंडिया टीवी पर लगातार सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप सुबह 6 बजे से लगातार देख सकते हैं रजत जी के साथ। फिलहाल आपसे भी इस चर्चा में शामिल हुए, एक फाइनल टेक आपने इन तमाम स्टेट के इलेक्शंस पर अपना अपना व्यू पॉइंट, अपने अपने टेक रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।